नमस्कार, कशिश न्यूज के खास बुलेटिन में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज इस खास बुलेटिन की शुरुआत कुछ खास खबरों के साथ करते हैं। जी हाँ, लालू नहीं तो मुमकिन नहीं। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो लालू के नहीं रहते हुए मुमकिन संभव नहीं है? गठबंधन, महागठबंधन, बात बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन हर पल हर क्षण ये चीज़ें सामने आती हैं कि कहीं गठबंधन टूट तो नहीं जाएगा। आज भी पूरे दिन कमोबेश स्थिति ऐसी ही बनी रही। शत्रुघ्न सिन्हा के राहुल से मुलाकात का समय बदल दिया गया कि पहले मामला का कुछ समाधान निकल जाए, फिर शत्रुघ्न सिन्हा को कांग्रेस में शामिल किया जाएगा। दोपहर में कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल से उनकी मुलाकात होती है। फिर खबरें आती हैं कि जो शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था वो कल सुबह 10 बजे मौर्या होटल में होगा। और इस खबर के साथ ये भी खबर आई कि सुपौल को लेकर जो जिस चल रहा था उस पर राजद ने सहमति दे दी। आखिर वजह क्या है? महागठबंधन बनने के बावजूद ऐसी क्या स्थिति हो जाती है कि लगता है जैसे गठबंधन टूट जाएगा? तो जरा इस खबर को देखिए, लालू नहीं तो मुमकिन नहीं। फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। लालू यादव जेल में है। लालू के लाल विरासत संभाल रहे हैं। संभाल रहे या संभल नहीं रहा, इसे समझने की जरूरत है। जरा फर्ज कीजिए लालू जेल से बाहर होते हैं तो बिहार में महागठबंधन को लेकर जो खेल चल रहा है उसका सीन क्या होता। वोट बिखर रहा है, पार्टी बिखरी बिखरी नजर आ रही है। हर सीट, हर उम्मीदवार सुर्खियों में है। जीत हार तो छोड़िए, बहस इस बात पर चल पड़ी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। MY यानी मुस्लिम और यादव समीकरण, जो कभी लालू यादव की जीत का सबसे दमदार फॉर्मूला होता था, वो फेल नजर आने लगा है। क्या लालू जेल से बाहर होते तो ऐसा होता? और क्या लालू के लाल तेजस्वी के नौसिखिएपन ने महागठबंधन के वजूद को और इन सब से बढ़कर खुद राष्ट्रीय जनता दल के राजनीतिक भविष्य को खतरे में नहीं डाल दिया है? ये दौर और ये चुनाव लालू युग का नहीं और ना ही अब बिहार के सियासी हालात हैं। हालात बदले हुए हैं और इन बदले हुए हालातों में तेजस्वी यादव और लालू का परिवार अपने साथियों और अपनी पार्टी के वरिष्ठों के साथ तालमेल बैठाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। बात सीमांचल से शुरू की जाए तो शरद के लालू से अलग होने के बाद सीमांचल में नीतीश और शरद यादव ने मिलकर सवर्ण और अति पिछड़ा का ऐसा गठजोड़ बनाया कि लालू प्रसाद की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। और इस गठबंधन को तोड़ने में लालू प्रसाद को 15 वर्ष लग गए, जब कांग्रेस और पप्पू यादव एक साथ आए। लेकिन तेजस्वी के अहंकार के कारण एक बार फिर कांग्रेस, पप्पू यादव और राजद का समीकरण दरकने लगा है और इसका तात्कालिक लाभ NDA को मिलता दिख रहा है। राजद के वरिष्ठ नेता भी मानते हैं कि आज लालू बाहर होते तो ये नहीं होता। लालू यादव का जेल में रहना आप लोग के लिए हानिकारक है क्या? हानिकारक है। मैनेजमेंट में हमको कमजोरी है, लेकिन जनता की सहानुभूति अधिक है। चूँकि गरीब आदमी बुझ रहा है कि हमारा रहनुमा जेल में है, साजिश करके बंद किया गया है, तो लोग अपने को लालू यादव समझते और सब गरीब भाई एकजुट है। हालांकि RJD के इस बयान के बाद कि पप्पू यादव मधेपुरा से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी पत्नी रंजीता रंजन के खिलाफ RJD अपना प्रत्याशी उतारेगा। इस फैसले से उस इलाके में एक नए तरीके से राजनीतिक समीकरण के निर्माण का संकेत दिखने लगा, जिसमें यादव का युवा वर्ग और सवर्ण एक साथ आ सकते हैं, जिसकी कोशिश काफी दिनों से चल रही थी। ऐसा हुआ तो राजद के लिए एक बार फिर सीमांचल को साधना मुश्किल हो जाएगा और उसका असर पूरे बिहार पर पड़ेगा। नहीं कहना है जनाब, मैं 5 साल यहाँ सांसद रहा हूँ, उसके पहले भी सांसद, ये मेरा घर है, ये मेरी मिट्टी है। पूर्णिया में भी हम 3 बार सांसद रहे, सिंहेश्वर से MLA रहे हैं। 20 साल जदयू भाजपा के लोग थे जो लालू यादव को सजा कराने में थे और हमें ही घर से निकाला जा रहा था। कभी कहा गठबंधन धर्म के लिए, अंतिम दिनों तक मैंने कुर्बानियाँ दी। सहरसा आज दुनिया के मानचित्र में ललित बाबू, भूपेंद्र मंडल, VP मंडल, शहीद सूरज, जब आप में देखिएगा, उसके बाद मधेपुरा ने अपना बेटा को एक नायक के रूप में चुना और आप हमें ही कह रहे हैं कि दिल्ली पटना में बैठ करके आप तय करिएगा। मधेपुरा की आवाज़ थी कि नहीं, पप्पू इस मिट्टी का बेटा है, यहाँ घर का है, आंगन का है, वही आ रहे। फिलहाल हम लोगों को
सबसे ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए कि इस देश की सत्ता को कैसे लोग संभालें, किस तरह के लोग हो जो गरीबों के साथ हों या गरीबों का खून चूस के मेहुल चौकसी हो, नीरव मोदी हो, राफेल घोटाला हो या पूंजीपतियों को और अमीर करने वाले लोगों के साथ लोग जाएंगे। पति के संरक्षण में, देख रेख में ये हम लोगों के राष्ट्रीय जनता दल को का कब्र खोदने का काम करती है। ऐसे उम्मीदवार के खिलाफ में हम लोगों की ये बैठक हो रही है। इसको हम किसी भी सूरत में राष्ट्रीय जनता दल यहाँ से उनकी उम्मीदवारी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से कन्हैया के पीछे मुस्लिम मतदाता गोलबंद हो रहे हैं, बेगूसराय से लेकर किशनगंज तक MY समीकरण के दरकने का भी खतरा बढ़ने लगा है, क्योंकि एक तरफ जहां कन्हैया के समर्थन में पप्पू यादव खुलकर बोलने लगे हैं, वहीं कन्हैया भी पप्पू के समर्थन में बयान देने लगा है। कन्हैया के समर्थन में शबाना आजमी, जावेद अख्तर सहित देश के कई बड़े मुस्लिम चेहरे के समर्थन के साथ साथ चुनाव प्रचार करने की घोषणा से अल्पसंख्यक कन्हैया के साथ गोलबंद होने लगे हैं। ऐसा हुआ तो राजद का M के बाद Y समीकरण एक बार टूटा तो फिर वापस लाना बहुत मुश्किल होगा। भुखमारी से, सावंतवाद से, संघवाद से, RSS से, BJP से, सुन ले मोदी, हम नहीं डरेंगे। मोतिहारी का उम्मीदवार भी तय है, लेकिन घोषणा हमारा केंद्रीय सचिव मंडल कल करेगा। वहाँ प्रभाकर जायसवाल हमारा उम्मीदवार होगा मोतिहारी में, और मधुबनी में परसों हमारी वहाँ जिला कमेटी की बैठक है, उसमें उम्मीदवार करते हैं। वो हमने 40 स्टार प्रचारकों का नाम दे दिए हैं। हमारे पार्टी के सेंट्रल लीडर जनरल सेक्रेटरी सुधाकर रेड्डी, अमरजीत कौर एटेक के महामंत्री और सचिव, हमारे यहाँ राष्ट्रीय परिषद की सचिव डॉक्टर कांगो, और भी विभिन्न तबके के। और एक रैली हम करेंगे बिफोर कैंपेन, जब हमारा बंद क्लोजिंग होगा उसके 24 घंटे बिफोर, तो उसमें हम लोग एक बड़ा रैली करेंगे, जिसमें कि जनरल सेक्रेटरी ML दीपंकर भट्टाचार्य, सीताराम येचुरी CPM के महामंत्री। लालू इस नैरेटिव को समझते थे, इसलिए पप्पू से लाख विवाद के बावजूद टिकट देते रहे, और लालू बाहर रहते तो कन्हैया को जरूर साथ रखते, क्योंकि उन्हें पता था कि एक बार मुस्लिम वोटर हटा तो फिर वापस लाना बेहद मुश्किल होगा। और इसी राजनीति को समझते हुए कांग्रेस को भी साथ रखते रहे। गड़बड़ी का ठीकरा RJD के माथे फूटता नजर आ रहा। लालू यादव अगर रांची के बजाय पटना में होते तो सियासी तस्वीर इससे उल्टी नजर आती। कांग्रेस हावी नजर आ रही है। आलम यह है कि RJD को रास्ता नहीं सूझ रहा। बीजेपी का विरोध कर चुनाव भी जीतना है, अपनी पार्टी का वजूद भी बचाना है, MY समीकरण भी बचाना जरूरी है, साथ ही सवर्णों को नाराज भी नहीं करना। और लालू पटना में नहीं, रांची के जेल में है। RJD के लिए हालात गंभीर है। कहीं 2019 का चुनाव RJD के इतिहास में उस अध्याय की तरह न दर्ज हो जाए जिसे लालू यादव और उनका पूरा कुनबा कभी पढ़ना भी न चाहे। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। तो देखिए, इस स्टोरी के सहारे हम उन चीज़ों को दिखाने की कोशिश की कि आखिर लालू नहीं है, क्या मुमकिन नहीं हो पा रहा है। RJD के युवा नेता ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम किसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे साथ जो गठबंधन के लोग हैं, उनका लक्ष्य क्या है। पप्पू यादव से व्यक्तिगत तौर पर विवाद हो सकता है, और उस विवाद के सहारे इतनी बड़ी, कह सकते हैं कि नैरेटिव्स को बदलने की जो कोशिश हो रही है, उस पर यह कोई कहने को तैयार नहीं है कि बहुत कुछ चीजें निकल सकती हैं। कन्हैया अगर मोदी की बात अगर करें तो मोदी विरोध की जो राजनीति है, या मोदी के कार्यकलापों पर जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले जो जमात है, उसमें एक कन्हैया का भी नाम आता है, और आप कन्हैया के खिलाफ उम्मीदवार उतारने पर आमादा है। और जिस तरीके से CPI ने एक बड़ी रैली का ऐलान किया है कि हम एक बड़ी रैली करेंगे जिसमें राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार सहित देश के जितने मोदी या बीजेपी विरोधी जो कह सकते हैं कि एक बनाने की कोशिश हुई और सफल नहीं हुआ, ये अलग बात है, देखने को भी नहीं मिल रहा है। लेकिन
उन तमाम लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश है। मतलब जिस वजह से कन्हैया को लेकर बीजेपी के गिरिराज सिंह असहज थे, पार्टी बार बार ये कह रहे थे कि हम 1-to-1 लड़ाई न हो। इसको लेकर नीतीश कुमार भी सजग थे कि अगर कन्हैया वर्सेस मोदी अगर कैंपेन की धाराएं अगर बदल गई तो फिर बिहार की राजनीति की फिजाएं बदल जाएगी। और राजद का समर्थन ना करना, सीपीआई के साथ अलग अलग तरीके से लोगों का जुड़ना, ये कहीं न कहीं एक नए नैरेटिव्स का की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है कि बिहार एक नए तरीके की राजनीति की तरफ बढ़ रहा है। वो कितना सफल होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति अब देशद्रोही बनाम राष्ट्रवाद बनाने की जो कोशिश हो रही थी उससे एक अलग नैरेटिव्स के तहत ले जाने की कोशिश शुरू हो गई है। चलिए, हमारे साथ अशोक मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं। राजद बीट को लगभग कह सकते हैं कि 2003-04 से वो लगातार देखते आ रहे हैं और हमें लगता है कि लालू यादव की जिस समय में लालू यादव चरम पर थे उस वक्त भी लालू के साथ राजनीति करने वाले लोगों के बीच ये बैठते रहे, राजद की राजनीति को समझते रहे। और आज जब तेजस्वी के हाथों नेतृत्व है तो राजद को बीट को देखते हुए तेजस्वी के आसपास किस तरीके के लोग बैठते हैं, वो उनके थिंक टैंक में कौन सारे लोग हैं, वो किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इन तमाम चीज़ों को काफ़ी करीब से देखते भी हैं और महसूस भी करते हैं। अशोक जी, लालू युग और तेजस्वी युग में क्या बड़ा फर्क आपको दिख रहा है, जिस वजह से गठबंधन होने के बावजूद महागठबंधन बड़ी बड़ी बातें हुई और हर फेज में विवाद इस कदर खड़े हो जा रहे हैं कि अब कहा जा रहा है अब बस कीजिए, किसी भी समय महागठबंधन टूट सकता है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए संतोष जी, आपने बहुत बड़ा सवाल किया है और यह सवाल अपने आप में बहुत बड़ा जवाब है कि आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बाहर नहीं रहने की वजह से महागठबंधन को जिस मुकाम तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाया है और यह कह सकते हैं कि महागठबंधन में गठबंधन नहीं हो पाया है। हम आपको लिए चलेंगे कि लालू प्रसाद यादव अभी भी बिहार में सबसे बड़े जनाधार वाले नेता हैं और उनकी पार्टी सबसे बड़ी जनाधार वाली पार्टी राजद है। और इसके पीछे 2-3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि लालू प्रसाद यादव ने बिहार की जनता की नब्ज को पहचाना है और उन्होंने जनता से सीधा संवाद किया है। यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव जब तक बाहर रहे जनता से उनका सीधा संवाद हुआ और राबड़ी आवास जनता के लिए खुला रहा। लेकिन जो नया नेतृत्व है, जो सवाल आप कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव अभी भी जनता के उतने करीब नहीं पहुंच पाए हैं जितने करीब अभी भी लालू प्रसाद यादव जेल के अंदर हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव के बारे में उनके घोर विरोधी कभी रहे और चारा घोटाले में एक तरह से कहिए कि उन्होंने भी लालू प्रसाद के यादव के खिलाफ मुकदमा दायर किया था और अभी लालू प्रसाद यादव की पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं शिवानंद तिवारी जी। उनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव कोई भी फैसला दिल से लेते हैं, यानी कि राजनीति करने वाला आदमी दिमाग से राजनीति नहीं करता है। इसके पीछे कारण यह है कि लालू प्रसाद यादव के दिल में कहीं भी छल प्रपंच नाम की चीज़ नहीं है। और आप अगर इतिहास उल्टा करके देखिएगा तो लालू प्रसाद यादव के जो घोर विरोधी रहे हैं, जब समय आया, चुनाव निकट आया या अपने विरोधियों को पटखनी देने का वक्त आया तो लालू प्रसाद यादव ने उन लोगों के साथ समझौता किया। आप याद कीजिए, प्रभुनाथ सिंह कभी एक दूसरे के खिलाफ होते थे। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ प्रभुनाथ सिंह ने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन जब वक्त आया तो लालू प्रसाद यादव प्रभुनाथ सिंह को साथ लिया। आप याद कीजिए कि शकुनी चौधरी किस तरह से लालू के विरोध में थे, उन्होंने राजद छोड़ा था और फिर शकुनी चौधरी को लालू प्रसाद यादव ने अपने साथ लिया। दर्जनों नाम है, मंगनी लाल मंडल जैसे लोग हैं, वो पार्टी छोड़े फिर पार्टी में आए। तो लालू प्रसाद यादव का यह सगल रहा है कि वो अपने घोर विरोधियों को भी साथ लेते रहे। रघुनाथ झा जैसे लोग समता पार्टी में थे,
और वो फिर लालू प्रसाद का साथ छोड़े, फिर लालू के साथ आए, लालू ने केंद्रीय मंत्री भी बनाया उनको। तो ये लालू की खासियत रही है और ये लालू युग का एक स्वर्णिम काल कह सकते हैं कि राजनीतिक विरोध होने के बावजूद भी जिन लोगों ने लालू प्रसाद को दगा दिया, एक वक्त ऐसा आया कि लालू ने फिर उनको साथ लिया। सारे वैर भाव को भुला करके लालू प्रसाद यादव ने अपने राजनीतिक विरोधियों को उसकी हैसियत बता दी। आप 2015 के चुनाव को लीजिए, किस तरह से लालू का प्रेम एक तरफा नीतीश के प्रति उभरा और बीजेपी को मात देने के लिए लालू प्रसाद यादव ने एक तरफा समझौता किया, नीतीश कुमार के साथ आए, कांग्रेस के साथ आए और किस तरह से नरेंद्र मोदी और बीजेपी को उन्होंने पराजित किया। यही लालू की खासियत रही है और आज बहुत अंतर है लालू में और लालू व्यक्तिगत रिश्ते को अगर किसी से खटास भी हुआ, बात कीजिए लालू यादव किस तरीके से नीतीश के बारे में बोलते थे कि पेट में दांत है, नीतीश की बात पर भरोसा मत करिए, और साथ चुनाव भी लड़े और अंतिम क्षण तक लालू गठबंधन टूटने के कह सकते हैं कि आधे घंटे पहले जब वो रांची जा रहे थे, याद करिए वो क्षण, उस वक्त भी गठबंधन कैसे बने रहे इसकी कोशिश वो जारी रखा और अपने डायलॉग का उनका तरीका रहा है वो उस तरीके को जारी रखा। लेकिन आज हालात ये है कि ठीक पप्पू यादव से किसी बात को लेकर विवाद हुआ हो, पप्पू यादव बयानबाजी से, कन्हैया से विवाद की वजह यही कहा जा रहा है कि कन्हैया के ही पार्टी के एक नेता को आरजेडी ने जेएनयू से प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा दिया था। कुछ व्यक्तिगत बातों को लेकर नाराजगी बढ़ी, लेकिन उसी अररिया में दोनों साथ एक मंच पर आकर भाषण भी दिए और उसके बाद एक बिहार में माहौल बनाने की भी कोशिश हुई। तो क्या वाकई में ये लग रहा है कि राजनीतिक दुश्मनी या राजनीति में ये चीज़ें आम चीज़ें हैं कि वो दुश्मनी कब दोस्ती में बदल जाए? इतनी बड़ी मौका परस्ती किसी दूसरे फील्ड में नहीं होता है और मौका परस्ती ने कहे ये एक राजनीति का नैरेटिव भी है और एक जनता का दबाव भी होता है कि तमाम चीज़ों को भूलकर आपको एक मंच पर नीतीश और लालू एक साथ आए, ये उनके जो समर्थक थे उनका दबाव था कि अब आपको साथ आना चाहिए। तो क्या वाकई में तेजस्वी के साथ जो लोग रहने वाले लोग हैं वो इस राजनीति के इस ककाकारा को नहीं समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कहीं न कहीं चूक हो रही है। आप याद कीजिए जो सीमांचल का इलाका, तस्लीमुद्दीन एक समय में लालू प्रसाद यादव के घोर विरोधी हुआ करते थे, लेकिन तस्लीमुद्दीन फिर आए आरजेडी में, लालू प्रसाद ने उन्हें टिकट दिया। तस्लीमुद्दीन के निधन के बाद उनके बेटे को दिया जो जदयू में थे और जदयू से इस्तीफा दिलवा करके, विधायक से इस्तीफा दिलवा करके सरफराज आलम को लालू प्रसाद यादव ने फिर से सांसद बनाया। निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके साथ रहने वाले जो लोग हैं, मैं यह नहीं कह सकता कि उन्हें राजनीतिक समझ नहीं है, लेकिन उनमें कहीं न कहीं कुछ कमी है जो लालू प्रसाद की विरासत को संभाल पाने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं। देखिए इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि राजद, छात्र राजद के जो अध्यक्ष हैं या यूं कहें जिन छात्र राजद की जो तमाम गतिविधियों पर जो नज़र रखते थे तेजस्वी, वो अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मतलब घर भी संभलने की स्थिति में नहीं है। आज सुबह तो तेज प्रताप खुद फोन कर कहा कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं, अलग पार्टी बना रहे हैं। परिवार पर दबाव पड़ा, फिर वो वापस आए और अभी अभी खबर ये आ रही है कि छात्र राजद के अध्यक्ष पद से तेज प्रताप ने इस्तीफा दे दिया है। हम मिसाल के पास चलेंगे और मिसाल से जानना चाहेंगे, मिसाल क्या खबर है इसको लेकर? हालांकि तेज प्रताप अभी ये बयान दिए हैं, चंद मिनटों बाद वो अपने बयान से पलट जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये बड़ी खबर है। आखिर नाराजगी की वजह क्या है? लगता है मिसाल से हमारे संपर्क स्थापित नहीं। अब चलते हैं सीधे हम सुपौल, जहां हमारे संवाददाता सुभाष मौजूद है। सुभाष, जिस तरीके से रंजिता रंजन ने आज बयान दिया है, 2 दिन पहले आरजेडी के विधायक का भी बयान आया था, आम लोग जो राजद के समर्थक हैं या जो एक राजद की जो राजनीति है उसको महसूस करने वाले या उसके साथ खड़े रहने वाले लोगों का कि प्रतिक्रिया क्या है? वो लोग क्या सोचते हैं जो कुछ भी हो रहा है मधेपुरा सुपौल में, उसको लेकर वो क्या सोच रहे हैं? देखिए संतोष जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो जिस तरह से सांसद रंजीत रंजन ने बयान दिया है वो काफी आहत है कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। महागठबंधन को कुछ लोग जो है कमजोर करने में लगे हुए हैं और इस बात को लेकर काफी वो आहत है। लेकिन
जो आम राजद के कार्यकर्ता हैं, फिर चाहे वो विधायक यदुवंश प्रसाद यादव हो या अन्य राजद करता है, वो लोग ये सोचते हैं कि क्यों बार बार यहाँ कांग्रेस की ही सीट हो रही है, राजद की सीट क्यों नहीं हो रही है, जबकि राजद के संयुक्त वोट से ही जो है कांग्रेस जीतती आ रही है, ऐसा वे लोग कर रहे हैं। तो राजद के कार्यकर्ताओं का स्पष्ट रूप से कहना है कि यहाँ राजद की सीट होनी चाहिए। और इस बार चूंकि विरोध के सुर जो है काफी बुलंद हो गए हैं, जब एक आदमी ने मोर्चा खोला तो उसके पीछे सारे राजद के कार्यकर्ता अभी लगे हुए हैं कि यहाँ जो है सो राजद का सीट होना चाहिए। जी अच्छा सुभाष, एक और बात आ रही है सामने कि अगर राजद वहाँ इस तरीके से विरोध पर उतरते हैं तो जो राजद के खिलाफ अभी तक वोटिंग करने वाले लोग रहे हैं, खास करके जब नीतीश कुमार आए तो अति पिछड़ा और सवर्ण, क्या वाकई में अगर लालटेन से अलग होते हैं रंजीता रंजन, तो क्या उन वर्गों का उन्हें समर्थन मिल सकता है? जी देखिए, चूंकि कांग्रेस हो या राजद हो, दोनों का अपना अपना कैडर वोट है और दोनों के कार्यकर्ता हैं, दोनों को वोट मिलता है। निश्चित रूप से जब अलग होगा तो दोनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इसके लिए दोनों हमको लगता है कि कहीं न कहीं आहत होंगे। दोनों पार्टी यहाँ पर जो है परेशान होंगे, क्योंकि राजद के कार्यकर्ता मूड बना लिए हैं कि रंजीत रंजन जी का सपोर्ट नहीं करना है और इस स्थिति में दोनों पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सहरसा रिपोर्टर से हम बात करना चाहेंगे कि ये आप बताएं हमें कि जिस तरीके से आरजेडी के अंदर से पप्पू यादव और रंजीता रंजन का विरोध हो रहा है, क्या वाकई में आज की तारीख में राजद इतना मजबूत है कि पप्पू यादव के खिलाफत के बावजूद वो अपना सीट बचा पाए? लगता है हमारा अच्छा, अब हम शैलेंद्र के पास चलते हैं, वहाँ राबड़ी देवी के आवास पर मौजूद है। शैलेंद्र, अब महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था शाम 6 बजे, अब वो कल 10 बजे दिन में होगा। कुछ बात बनती नजर आ रही है फिर, या आज की रात कयामत की रात है? देखिए, पूरे दिन इस बात को लेकर के मंथन चल रहा था कि आखिर चल क्या रहा है महागठबंधन में। खासतौर पर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से कुछ सीटों पर जिद बरकरार था, खासतौर पर दरभंगा की सीट हो, सुपौल की सीट हो, तो कहीं न कहीं लेकिन आज जो बैठक हुई दिल्ली में राहुल गांधी के साथ, उस बैठक के बाद अब सब चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं और कल जब कांग्रेस के नेता आएंगे तो एक साथ बैठ करके वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें महागठबंधन के सभी लोग होंगे। उम्मीद है कि चीज़ें ठीक हो गई हैं और कल सभी उम्मीदवारों की घोषणा और सीटों की घोषणा कर दी जा सकती है। कांग्रेस के तरफ से जो जीत थी वो जिद और आरजेडी के तरफ से जो जीत थी वो शायद दोनों तरफ से जो बातचीत है वो पूरी हो चुकी है और अब कल एक साथ घोषणा की जा सकती है। दोनों के लिए विकट परिस्थिति थी, कांग्रेस के साथ अलग होकर के भी, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे थे अभी दर्शकों को, और ये सही बात है बिल्कुल कि लगातार जो परिस्थितियां बन रही थी वो इस ओर इशारा कर रही थी कि कुछ भी हो सकता है महागठबंधन में। लेकिन फिलहाल जो इस वक्त जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार से चीज़ें ठीक होते नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी की मजबूरी है और आरजेडी की भी कुछ न कुछ कहीं ना कहीं मजबूरी है, तो मिल करके चलने की बात अब नज़र आ रही है। और कल जब सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो उस वक्त चीज़ों का ऐलान होगा, उम्मीदवारों का, और ख़ास तौर पर जो सीटें हैं उनका भी ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ ऐलान मात्र से ही नहीं, अभी और भी कई तरीके के पेच हैं, कई और भी जो उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ना चाहते थे, कांग्रेस के हों, आरजेडी के हों या फिर अन्य दल जो महागठबंधन के दल हैं, उन लोगों को भी मनाना है, उन लोगों को भी देखना है कहीं वो निर्दलीय न खड़ा हो जाए, कहीं वो चुनाव में फजीहत न करें महागठबंधन की। तो ये भी देखना अभी बाकी है महागठबंधन के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि विरोध के स्वर अब उठने लगे हैं। जिनका भी टिकट कट रहा है वो खुल करके अब मैदान में उतर गए हैं। जी चलन, जो तीसरे फेज का इलेक्शन होना है उससे आज नॉमिनेशन भी शुरू हो गया, उस पर झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया, इसमें एक सीट कांग्रेस का है सुपौल। तो क्या सुपौल को लेकर, रंजीता रंजन को लेकर सहमति बन गई क्या?
देखिए, पहले लालू प्रसाद यादव और आरजेडी की तरफ से कहा गया था कि यदि पप्पू यादव मधेपुरा से नामांकन करते हैं तो फिर रंजीता रंजन को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं पप्पू यादव को एक रोकने के लिए ये बात कही गई थी। सुबह में रंजीता रंजन का जो बयान आया कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बीच का रास्ता जरूर निकला हुआ। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कुछ कह पाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जो बातें हो रही थी कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, उनका साफ तौर पर कहना था कि सिटिंग सीट से हम कोई समझौता नहीं करेंगे, और ये लगातार कहा जा रहा था। तो यदि कांग्रेस अपने इस बात पर टिकी रहती है कि सिटिंग सीट से समझौता वो नहीं करेगी, तब रंजीता रंजन चुनाव लड़ सकती हैं कांग्रेस के सिंबल से। लेकिन अभी भी स्थिति पूरी तरीके से साफ नहीं है। दिल्ली में जब राहुल गांधी से जब कांग्रेस के नेताओं ने मुलाकात की, उसके बाद सिर्फ उन्होंने यह कहा कि ऑल इज वेल है, लेकिन चीज़ें, परिस्थितियों क्या चल रहा है अंदर खाने में, कौन कहाँ से लड़ेगा, ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया। मतलब साफ है कि चीज़ें अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हुई है, और आखिरी दौर की बातचीत आज रात में भी हो सकती है, मंथन रात में भी हो सकता है। कल सुबह हो सके तो बिहार के जो कांग्रेस के लीडर हैं वो कल सुबह आ जाएं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहें, ताकि मैसेज खराब ना जाए लोगों के बीच। लेकिन अभी भी कुछ उम्मीदवारों को लेकर के जिच कहीं ना कहीं लग रहा है कि बरकरार है, खासतौर पर सिटिंग सीट जैसा कि रंजीता रंजन की बात हो या फिर और अन्य मामले हो। आप देख लीजिए, मधुबनी से शकील अहमद का टिकट कट गया तो उनकी नाराजगी की बात हो। तो इन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं सेटल करना है महागठबंधन को, और इसको लेकर के भी आज बातचीत हो सकती है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। अच्छा शैलेंद्र, हम आपको रोकना चाहेंगे कि शत्रुघ्न सिन्हा जब राहुल से मुलाकात करके बाहर निकले, तो कोई लोकेशन कुछ भी हो, चुनाव हम वहीं से लड़ेंगे, ये जो उनका पुराना डायलॉग है, उस डायलॉग को उन्होंने फिर से दोहराया है। हालांकि कुछ समय के लिए शत्रुघ्न सिन्हा और राहुल की मुलाकात को टाल दिया गया था, और ये खबरें आ रही थी कि जब तक आरजेडी से कुछ बात नहीं बन जाती है तब तक शत्रुघ्न सिन्हा और राहुल की मुलाकात ना हो। अब मुलाकात भी होती है, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उनके मुलाकात के दौरान मौजूद भी रहते हैं। हालांकि वो अभी कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, शामिल वो 6 तारीख को होंगे। लेकिन जब वो बाहर निकले तो उन्होंने फिर वही बात दोहराई जो लगातार वो कहते जा रहे हैं कि हम लड़ेंगे तो वहीं से लड़ेंगे। तो ये जो संकेत है, क्या वाकई में, और उन्होंने कहा भी कि सब कुछ ठीक ठाक है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो ये माना जाए कि चीज़ें जिस तरीके से पटरी पर से उतरी थी वो फिर पटरी पर आ चुका है। देखिए, चीज़ें सब कुछ ठीक होती तो आज ही शत्रुघ्न सिन्हा को ज्वाइन करा लिया जाता। राहुल गांधी से जब उनकी मुलाकात हो गई, जब उनकी बातचीत हो गई, सब लोगों ने तस्वीरें भी खिंचाई, तो एक ज्वाइनिंग कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं होती है। एक फौरी तौर पर उन्हें ज्वाइन भी करा लिया जा सकता है, जिस तरीके से कीर्ति झा आज़ाद को करा लिया गया था। लेकिन फिर एक नया तारीख देना कहीं ना कहीं इस ओर अंकित जरूर करता है कि कुछ मामला है, और इस मामले को सुलझाने के लिए फिर से शत्रुघ्न सिन्हा की ज्वाइनिंग जो है वो टाली गई। और शत्रुघ्न सिन्हा का जो बयान जो आया, जब वो बीजेपी में थे, जब उनसे ये सवाल पूछा जाता था कि क्या आप बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे, उस वक्त भी यही बयान देते थे। और जब आज यह पूछा जा रहा है कि क्या आप कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ेंगे, उस वक्त भी यही शत्रुघ्न सिन्हा का बयान आ रहा है। मतलब है कि अभी पूरी तरीके से सहमति नहीं बनी है, पूरी तरीके से सहमति बनना बाकी है, और जब सहमति बनेगी उसके बाद ही उनका ज्वाइनिंग होगा, और उनका ज्वाइनिंग इसी को लेकर के 6 तारीख तक टाल दिया गया है। जी चलिए, आपको धन्यवाद। अब हम चलते हैं शौकत के पास, सहरसा। शौकत, सीधा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से पप्पू यादव आरजेडी की धमकी के बावजूद उन्होंने कहा कि अगर पप्पू यादव नॉमिनेशन करते हैं तो फिर हम रंजीता रंजन के खिलाफ उम्मीदवार उतार देंगे। सहरसा में पप्पू यादव को लेकर जो इमेज या जो छवि है, क्या वाकई में उनके चुनाव लड़ने से जो हालात वहां पे उत्पन्न हो सकते हैं, एनडीए को लाभ मिलता हुआ तो फौरी तौर पर दिख ही रहा है कि अगर पप्पू यादव लड़ते हैं तो एनडीए को लाभ मिल सकता है, और स्थिति भी कमोबेश वैसी ही है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि पप्पू यादव उस स्थिति में है कि जो राजद के युवा समर्थक हैं, जो अल्पसंख्यक समर्थक हैं, वो उनके साथ, राजद के खिलाफ भी अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उनके साथ चले जाएं? आपको बता दें सर कि ये मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र जो है ये यादवों के जो है कि इसमें बाहुबल क्षेत्र है, और इसमें सबसे ज्यादा वोटरों की जो आबादी है उनमें यादव लोगों की है। उसके बाद जो है अल्पसंख्यक का आता है। अगर ये राजद की जो गठबंधन है अभी जिस तरह कांग्रेस से, अगर वो किसी कारणवश अगर टूटती है तो इसका सीधा खामियाजा गठबंधन को ही भुगतना पड़ेगा।
हालांकि ये वोटर उनके साथ भी, पप्पू यादव के भी साथ कहे तो 20 से 25% जाने की संभावना है, क्योंकि वो 5 साल बहुत करीबी बना करके अपने जो है कि लोकसभा क्षेत्र में लोगों से काफी करीबी बनाया है और लोगों के बीच बने रहे हैं। तो इनका आने वाले समय में फायदा उनको जरूर मिलेगा, लेकिन जिस तरह से अभी गठबंधन एक है और एक होकर जैसे चल रहे हैं, तो अभी सीधा ये जो मिजाज है वो महागठबंधन की तरफ है, मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के जनताओं का। लेकिन कल शरद यादव इस जो है कि सहरसा पहुंचे थे और ये कांग्रेस के एनएसयूआई छात्र जो थे वो भी जो है कि अब बैठक करके उन्होंने ये साफ तौर पे कह दिया कि जिस तरह से राजद को कांग्रेस प्रत्याशी रंजीता रंजन सुपौल में पसंद नहीं है, अगर ये विवाद जल्द से जल्द अगर वहां खत्म नहीं किया गया और स्थिति सामान्य नहीं होगी, तो शरद यादव का यहाँ पे भी कांग्रेस के जो एनएसयूआई छात्र है वो लोग चरम पर और सड़क पर उतर के उनका विरोध करेंगे। और ये विवाद जो है, अगर इस तरह से चलते रहा तो आने वाले समय में निश्चित तौर पे कि मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में एनडीए को बिल्कुल फायदा पहुंच सकती है, संभावना यही जत रही है। अच्छा, एक और सवाल हम आपसे करेंगे कि वाकई में जिस नए गठबंधन की बात कर रहे हैं या जिस गठबंधन के संकेत दे रहे हैं पप्पू यादव, क्या उस गठबंधन के सहारे, जैसे अल्पसंख्यकों का वोट उनके पास 25% ही सही है, उसके अलावा यादव का भी 25% है, ये कहा जा रहा है जो उस इलाके में करीब से जो राजनीति की समझ रखने वाले लोग हैं कि अगर लालटेन से इतर अगर पप्पू यादव चुनाव लड़ते हैं तो सवर्णों का वोट वो खींच सकते हैं। क्या वाकई में ये स्थिति आज उनके नॉमिनेशन के दौरान ये स्थिति देखने को मिला है क्या? लेकिन नॉमिनेशन के बाद जो उन्होंने एक सभा को संबोधित किया है तो उस जगह काफी संख्या में भीड़ जरूर मौजूद थी, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये तमाम भीड़ ये मधेपुरा लोकसभा से है या फिर कहीं बाहर से भी आई है। इसलिए सर इस मामले में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि ये स्पष्ट करना अभी जो है ये इसमें सर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जो यादव मुस्लिम के अलावा जो वोटर्स हैं, जो यहाँ के लोग हैं जिनसे उनका व्यक्तिगत संबंध है, वो लोग कितना खिंचा पाते हैं उनके लोकप्रियता से या उनके विकास करने या उनके जो नजदीकी संबंध है। ये सर जो है कि जिस तरह से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम फिर से अशोक मिश्रा जी के पास जाएंगे और जिस समीकरण की बात हम कर रहे हैं और जिस समीकरण के सहारे पप्पू यादव अपनी जीत का भरोसा अपने समर्थकों को दिला रहे हैं, क्या वाकई में ग्राउंड जीरो पर यह स्थिति बन सकती है क्या? चलिए हम इस पर चर्चा करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन इस बीच गिरिराज सिंह सीएम आवास से बाहर निकले हैं, जरा देखिए कि गिरिराज सिंह क्या बोल रहे हैं। देखिए, बिहार में चुनाव हो रहा है एनडीए का और एनडीए लड़ रहा है। दिल्ली में मुखिया हैं एनडीए के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार में मुखिया हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुखिया हैं सुशील मोदी। स्वाभाविक है हम कल बेगूसराय जा रहे हैं, राजनीतिक चर्चा ही हुई है और उस राजनीतिक चर्चा में बहुत सारी चर्चाएं हुई है। जिन चर्चाओं को मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन बिहार में एनडीए की जीत पिछले वर्ष जो हमें एनडीए का मिला था उससे अधिक होगा, ये हमारे एनडीए मुखिया का मानना है और मेरा भी मानना है। इसी पे चर्चा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। हाल के दिनों में गिरिराज सिंह का ये बॉडी लैंग्वेज देखें जब वो मीडिया से बात करते हैं, यही डेमोक्रेसी है और इसी डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है कि बड़े बड़े सुरमा को भी जुबान पे ताला लगाने पड़ते हैं। मीडिया सवाल कर रहे हैं और सवाल का वो जवाब नहीं दे रहे, सिर्फ इतना ही कर रहे हैं कि एनडीए 2019 में 2014 से बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, ऐसा एनडीए के नेता कहते हैं और हम भी कह रहे हैं। चेहरे का भाव वो देख रहे होंगे कि गिरिराज जब बोलते हैं तो उनके चेहरे का भाव याद कीजिए 1 महीने पहले की स्थिति और आज की स्थिति में। चलिए, यही सियासत है और जब सियासत अपने तरीके से बिसात बिछानी शुरू कर देती है तो एक से एक
सुरमाओं का क्या हाल होता है ये आप समझ सकते हैं। चलिए अब हम अशोक जी के पास चलेंगे, अब हमारे पास वक्त भी काफ़ी कम है। अशोक जी, क्या ये माना जाए कि लेकिन एक आखिर लालू जेल में है, लेकिन लालू के जो सिपह सलार थे, जो लालू के पास जो बैठते थे हमेशा, और संकट के क्षण में वो तमाम लोग लालू आवास पे मौजूद रहते थे, जगदानंद सिंह हो, शिवानंद तिवारी हो, रघुवंश प्रसाद सिंह हो, ये तमाम ऐसे नेता थे जो जब उस तरह की स्थिति बनती थी तो तमाम नेता साथ मौजूद रहते थे। क्या उन नेताओं की भी लालू के जेल में जाने के बाद स्थिति सही नहीं है, या फिर उनकी बात भी नहीं चल पा रही है? रघुवंश सिंह ने तो कहा कि अगर जेल में बाहर रहते तो आज स्थिति कुछ और होती। लालू को करीब से जानने वाले नेता हैं और खास करके जो राजद के बड़े नेता हैं, उन लोगों को भी अब इस बात का एहसास हो चला है कि लालू प्रसाद यादव के बाहर नहीं रहने से पार्टी को कितना नुकसान हो रहा है। और यही वजह है कि रघुवंश प्रसाद सिंह जो बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपने मन की भावना को कह दी है। और इसका असर भी दिख रहा है कि जिस तरह से कह सकते हैं कि राजद में जो नेतृत्व के खिलाफ जिस तरह से बातें वो अब उठने लगी हैं, जिस तरह से अली अशरफ फातमी ने कहा कि अगर हमें टिकट नहीं मिलता है तो इसका खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ सकता है और अल्पसंख्यक को के बीच में गलत मैसेज जा सकता है। तो ये एक तरह से संकेत है, लालू यादव के युग का अंत न कहें लेकिन एक अंत की शुरुआत हो गई है। लालू यादव जब बाहर में थे तो कोई भी बड़ा नेता जब लालू यादव फैसला ले लेते थे तो लालू के खिलाफ बगावत करने की हिम्मत नहीं करता था। तो ऐसी परिस्थिति में लालू यादव या तो बड़े नेताओं के साथ बैठ करके विचार करते थे या जो फैसला लेते थे उस पर अमल करने की भी कोशिश करते थे। आज जो स्थिति है कि जो भी बड़े नेता हैं वो या तो राबड़ी आवास से, लालू के आवास से दूर हैं, और दूसरी बात है कि उनकी सुनी भी नहीं जा रही है। जिस तरह की सलाह देनी चाहिए तेजस्वी प्रसाद यादव को लगता है कि इन अनुभवी राजनेताओं का सलाह नहीं मिल पा रहा, और यही वजह है कि कहा जाता था कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, वहाँ अब राजद का परिवार छिन्न भिन्न होने की स्थिति में है। निश्चित रूप से ये आने वाला संकेत है कि कहीं न कहीं महागठबंधन में जो भी दरार हो, लेकिन राजद में स्थिति कहीं न कहीं ठीक नहीं है। और यही वजह है कि आज कन्हैया पप्पू यादव के समर्थन में बयान देता है, पप्पू यादव कन्हैया के समर्थन में बयान देते हैं। तो आपने जो एक सवाल उठाया है कि पप्पू यादव की छवि अब वह केवल यादवों की छवि नहीं है, उन्होंने सभी जगह सभी वर्ण सभी वर्ग के लोगों के साथ काम किया है। हो सकता है बड़बोलेपन के कारण पप्पू यादव राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दिल में नहीं बैठ सके, तेजस्वी यादव को कुछ ठेस पहुंची हो, लेकिन पप्पू यादव स्थापित नेता हैं, वो खास करके जो सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया है। और निश्चित रूप से अगर पप्पू यादव की नाराजगी होती है तो आने वाले समय में राजद को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। पप्पू यादव को भी नुकसान होगा, लेकिन उससे बड़ा नुकसान राजद को होगा। और इस पर अभी भी राजद के केंद्रीय नेतृत्व को विचार करना चाहिए कि जो महागठबंधन वह बीजेपी के खिलाफ बनाया है वह महागठबंधन इंटैक्ट हो, एकजुट हो। जो मैसेज कार्यकर्ताओं के बीच गया है उसको तुरंत उस पर मरहम लगाने की जरूरत है और एकजुट होकर के सभी दलों को एक बैनर के तले आना चाहिए और निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव की विरासत को वो आगे बढ़ाना चाहिए। जी जी, अभी जो एक ट्वीट आया है तेज प्रताप का कि हम अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, क्या वो भी फर्जी है या सही ट्वीट है? क्या आपको जानकारी क्या है इसको लेकर? अब ट्वीट बिल्कुल सही है और हम अपने संवाददाता मिसाल से ही आपको बात करवाते हैं कि आखिर यह ट्वीट क्यों दिया। तेज प्रताप यादव ने जो ट्वीट किया है, जो बयान आया है कि छात्र राजद के संरक्षण पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। उन्होंने एक सवाल भी उठाया कि हमने सिर्फ 2 टिकट की मांग की थी, मैंने कोई गड़बड़ी नहीं थी की। आखिर क्या वजह है इसकी? देखिए, तेज प्रताप के जो मामला है और जो परेशानियां हैं अब नहीं रही हैं, सबके सामने भी आ चुकी हैं। और अब से कुछ देर पहले जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था, उसके बाद वो 1.5 घंटे तक पत्रकार इंतजार करते, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। उनका यही कहना था कि वो 2 सीटों पे जो हैं अपने कुछ प्रत्याशी हैं जो उनके अपने लोग हैं उनको उतार रहे हैं, इसकी वो घोषणा करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं आए। उसके बाद अचानक से ये जो खबर आ रही है जिस तरीके से कि तेज प्रताप ने जो है छात्र राजद के संरक्षण पद से इस्तीफा दे दिया है, तो इससे साफ जाहिर है उन्होंने अपनी नाराजगी दिखा दी। उनका साफ कहना है, ट्वीट में भी जिस तरह से उन्होंने अपना दर्द बयां किया, साफ तौर से कहना है कि अगर
तेज प्रताप की पार्टी में कोई हैसियत नहीं है, उनके कहने पे सिर्फ 2 सीट पार्टी उनको नहीं दे सकती उनके लोगों को, तो ऐसे जगह पे वो कैसे काम करेंगे, कैसे रहेंगे। अभी तो उन्होंने छात्र राजद के संरक्षक पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में जो है इससे बड़े फैसले वो ले सकते हैं, क्योंकि कुछ देर पहले एक खबरें भी जिस तरह से आ रही थी कि तेज प्रताप पार्टी बना सकते हैं अपनी नई, इस तरह के, हालांकि उन्होंने इसका खंडन कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब माहौल बन रहा है और जिस तरीके से तेज प्रताप अपने लगातार जो है, जो इसको एक तरह से कुछ लोग इनको हरकतें भी कहते हैं, तेज प्रताप की जो हरकतें हैं लगातार जो इस तरीके से जो बढ़ती जा रही हैं, इससे नुकसान तो होगा ही, लोकसभा चुनाव है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका जो असर है वो तेज प्रताप की खुद की व्यक्तित्व भी पड़ेगा। और लगातार जिस तरीके से, क्योंकि देखिए कल ही छात्र राजद के नए प्रदेश अध्यक्ष की उन्होंने घोषणा की, गंगरिया एक लड़के हैं उनकी उन्होंने घोषणा की, और आज जो है वो इस्तीफा दे देते हैं। आपको क्या लगता है इस मैसेज से आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, जो तेज प्रताप के समर्थक हैं, वो भी निराश होंगे, और लगता है कि आरजेडी के आगामी लोकसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा क्या? देखिए असर तो पड़ना तय है, असर बिल्कुल पड़ेगा। और लगातार जिस तरीके से जो तेज प्रताप की खबरें निकल के आ रही थी, क्योंकि जब वो पीसी में नहीं आए थे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उनके तमाम जो लोग हैं, करीबी लोग हैं, उनसे बात हुई थी, तो उनका यही कहना था कि भैया जो हैं, भैया कहते हैं उनको, तेज प्रताप जो हैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने आप को एक तरह से उन्होंने बंद कर रखा है, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। ये अब हमारे पास वक्त काफ़ी कम है, हम ये चलते चलते ये जानना चाहेंगे, क्या वाकई में अब परिवार भी संभल नहीं रहा है? बिल्कुल, देखिए कहीं न कहीं यह संदेश जा रहा है। आज 2 दिन पहले जब राजद ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की तो उसमें मीसा भारती का नाम नहीं था। इस पर तेजस्वी को सफाई देनी पड़ी कि चूंकि मीसा भारती चुनाव लड़ेगी इसलिए उनको नहीं रखा गया। लेकिन आज तेज प्रताप ने जिस तरह से ट्वीट किया है, जिस तरह से उनके बयान आए हैं, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कहीं न कहीं अगर आग लगती है तो धुआं उठता ही है। और निश्चित रूप से राजद का जो परिवार है, खास करके लालू प्रसाद यादव का परिवार, उसमें कहीं न कहीं मत भिन्नता है। और यह एक आज संदेश तेज प्रताप ने दे दिया है। आगे इसका क्या असर पड़ता है वो देखना बाकी है, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि राजद में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये खास बुलेटिन हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर किसी राजनीतिक मुद्दों के साथ आप सबों से मुलाकात होगी। नमस्कार।